बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब और नहीं, मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं होता। कब तक मैं यूं तुमसे चोरी छुपे मिलती रहूंगी? मैंने रूहान से होकर सामने बैठे शख्स को देखा जिससे मैं वालिहाना मोहब्बत करती थी। वो महद था जो बेहद हसीन था, जिससे मैं मोहब्बत करती थी। कम तो मैं भी नहीं थी, तभी तो वो भी मुझसे मोहब्बत करता था। तो और क्या करूं, घर वाले मान नहीं रहे, वरना अब तक तुमसे शादी करके तुम्हें अपने घर रुखसत करवा कर ले जाता। उसने कुछ आजिज और कुछ उकताते हुए लहजे में कहा। तो मैं अफसुर्दगी से उसे देखने लगी। उस वक्त हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और खाना खा चुके थे, लेकिन सर पर जो परेशानी थी उससे हमारी मुलाकात की खुशी कहीं दूर जा सोई थी। तुम एक दफा बात तो कर सकते हो ना, वो मान जाते। मैंने उसे उकसाना चाहा था। की थी बात, अम्मा अब्बा नहीं मानते, कहते हैं कि बिरादरी से बाहर शादी नहीं करनी, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी जब तक मैं कोई अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेता। महद ने बताया था तो मैं भी परेशान हो गई। महद और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक ही यूनिवर्सिटी में और एक ही क्लास में पढ़ते थे। पहले हमारी जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती, और दोस्ती का प्यार मोहब्बत में बदली। हम दोनों को पता ही नहीं चला। हम दोनों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ गहरी होती गई थी। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी हमारी एक दूसरे के लिए मोहब्बत कम या ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि यूनिवर्सिटी से फारिग हो जाने के बाद भी हम एक दूसरे से राब्ते में थे और अब शादी का फैसला कर चुके थे। महद 23 साल का, जबकि मैं 22 साल की थी, लेकिन मेरे और महद के स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। मेरे वालिद और भाइयों का अपना ज़ाती बिजनेस था, जबकि महद के वालिद छोटे मोटे दुकानदार थे जो बहुत खींचतान कर महद को पढ़ा रहे थे। वो पढ़ लिख कर कमा कर उनका सहारा बने। महद के अलावा उसकी 2 बहनें थीं जो महद से छोटी थीं। तभी उसके माँ बाप की वाहिद उम्मीद महद ही था। इसीलिए फ़िलहाल ना तो वो उसकी शादी करना चाहते थे और ज़ात से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। वालदैन को जब औलाद कहती है कि उनकी शादी कर दी जाए तो वालदैन को कर देनी चाहिए, क्योंकि शादी उनकी औलाद का हक होता है। जो उन्हें सही वक्त पर न मिले तो औलाद बागी हो जाती है। और सबसे बड़ी गलती वालिदैन तब करते हैं जब उनकी औलाद अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। उन्हें इस बात पर ही गुस्सा आ जाता है कि औलाद अपनी पसंद से शादी करे ही क्यों। तभी वो औलाद को तरह तरह से रोक कर उन पर अपनी मर्जी थोप देते हैं, ये जाने बिना कि उनकी औलाद का दिल फिर उनकी तरफ से खट्टा हो जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ माँ बाप का ऐसा फैसला अपनी औलाद के लिए सही भी साबित होता है, लेकिन कुछ फैसले वो भी गलत कर डालते हैं, अपनी औलाद को किसी ऐसे इंसान से ब्याह कर जो उनकी औलाद की कदर नहीं कर पाता। महद के वालिदैन को भी यही लगता था कि महद की शादी कर दी तो वो हाथ से निकल जाएगा और आने वाली उसे उनसे छीन कर अलग कर लेगी। बहुत सी लड़कियां ऐसा करती भी हैं कि शादी के फौरन बाद अलग हो जाती हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं भी ऐसी नहीं थी कि महद को लेकर अलग हो जाती, बल्कि मैं तो महद के छोटे से घर में एडजस्ट करने को भी तैयार थी। लेकिन शायद उसके अपने वालिदैन को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे कि शादी के बाद महद उनकी जिम्मेदारियों से गाफिल ना हो जाए, और वो कुछ हद तक हक पर भी थे। मेरे वालिदैन नहीं मानते। तुम्हारे मान गए? महद ने अचानक पूछा। मैंने अभी तक बात ही नहीं की। सोचा था कि तुम मुस्बत जवाब दोगे तो माँ बाबा से बात करूंगी, मैंने दुख भरे लहजे में बताया। तुम बात करना और देखना कि क्या कहते हैं वो लोग, महद ने कहा तो मैंने सर हिला दिया। उसके बाद कुछ बातें करके हम उठ गए। महद ने बिल पे किया और उसके बाद हम अपने अपने घरों को लौट गए। बाकी का दिन मैं यही सोचती रही कि बात करूं या ना करूं, कहीं मेरे वालिदैन भी इनकार न कर दें। मगर फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि मैं उनकी लाडली बेटी हूं, मुझे कभी भी वो इनकार नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको मेरी खुशी हर चीज़ से बढ़कर अजीज है। इस बात को सोचते ही रात के वक्त का खाना खाने के बाद मैंने अपने वालिदैन के कमरे की तरफ कदम बढ़ाया, जो मुझे देखकर कुछ हैरान हुए। लेकिन मैंने बिना डरे और बिना तमहीद बांधे उनको महद के बारे में बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। जिस पर मेरे बाबा ने मुझ पर गुस्सा चिताते ये इंकिशाफ किया कि वो मेरे रिश्ता कहीं तय कर चुके हैं और जल्द ही मंगनी की रस्म भी हो जाएगी, तो वो अपनी बात से पलट नहीं सकते। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मेरी खुशी किसी और में नहीं है बल्कि महद में है। तो वो मुझसे महद के बारे में पूछने लगे कि वो कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है, कितनी जायदाद का मालिक है। जिस पर मैंने धीमे लहजे में बता दिया कि वो एक गरीब लड़का है और नौकरी की तलाश में है। मेरी बात सुनकर वो तंजिया अंदाज में मुझे कह गए कि वो एक गरीब लड़के से मेरी शादी नहीं करवा सकते जो मेरी सारी ख्वाहिशात भी पूरी न कर सके, और ये कि मैं उसे जितनी जल्दी भूल जाऊं उतना ही अच्छा है और मंगनी के लिए तैयार रहूं। और उन्होंने अपना दो टूक फैसला सुनाकर मुझे जाकर सोने के लिए कह दिया। मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे में चली आई और फिर कुछ सोचकर महद को फ़ोन मिलाकर सब कुछ बता दिया, जो भी मेरी बात मेरे बाबा से हुई, जिसे सुनकर महद भी चुप रह गया।
मैंने मेरी मंगनी का बताया तो वो तड़प उठा कि मेरी शादी वो किसी और से नहीं होने देगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ये सुनकर मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ, क्योंकि मैं भी महक के अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। कुछ देर यूं ही हम सोच विचार करते रहे कि अपने घर वालों को कैसे मनाया जाए, मगर जब काफ़ी देर हमें कुछ समझ में ना आया तो हमने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने महक को सब कुछ समझा दिया कि हमें कैसे घर से भागना है। टाइम वगैरह बताकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ये तो तय था कि मैं महक के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। तभी मैं भार अंजाम से बेनियाज वो फैसला कर चुकी थी जिसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। मैं अपने माँ बाप की इज्जत नीलाम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात ना मानकर मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं छोड़ा था। तभी मैं ये फैसला करने पर मजबूर हो गई थी, और सिर्फ मैं ही नहीं, महक भी सब कुछ भूलकर मेरी बात मानने को तैयार हो गया था, जिस पर मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे शदीद मोहब्बत करता था। अगले दिन मैंने खुशी खुशी गुजारा था, ताकि सबको लगे कि मैं नॉर्मल हूँ और अपने माँ बाप की बात मानकर सब कुछ भुलाकर मंगने के लिए तैयार हूँ। किसी को भी मुझ पर शक हो जाता तो कोई भी मुझे घर से भागने ना देता। भागने देना तो दूर की बात है, कोई मुझे कमरे से भी ना निकलने देता। मुझे नॉर्मल देखकर मेरे माँ बाप भी मुतमईन हो चुके थे और पहले की तरह ही मुझसे मोहब्बत से पेश आ रहे थे। उन्होंने नाश्ते के दौरान ही सबको मेरी होने वाली मंगनी की बात बता दी थी, ताकि तैयारियां शुरू की जा सके। सभी एकदम खुश नजर आने लगे थे। सब लोग ऑफिस चले गए थे, जबकि मैं दिल ही दिल में अपने प्लान के बारे में सोचती रही। कुछ नकद रकम और सोने के जेवरात जो मेरे अपने पास थे, वो मैंने अपने कपड़ों वाले बैग में रख लिए थे और बैग को अलमारी में छुपा दिया था, ताकि कोई मेरे कमरे में आ भी जाए तो भी किसी को इस बारे में पता न चले। दिन ढला और रात हो गई। रात का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे, जबकि मैं जागकर उन सब की गहरी नींद में सो जाने का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 12 बजे मैं चेहरे को दुपट्टे से लपेटकर और बैग लेकर बाहर निकली। महक का मैसेज आ चुका था कि वो घर की पिछली तरफ आ गया है। 10 मिनट में मैं वहां पहुंची और महक के साथ फरार हो गई, ये सोचे बिना कि मेरे इस कदम से मेरे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। लोग उनको तरह तरह की बातें सुनाएंगे और मैं, जो अपने माँ बाप की लाडली थी, उससे वो नफरत करने लगेंगे। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, सिवाय अपनी मोहब्बत के, जिसको पाने का मुझे पूरा हक था। मैं अपने घर वालों को ही गलत समझ रही थी, जिन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय मुझे जबरदस्ती के रिश्ते में बांधना चाहा था। महद मुझे बाइक में बिठाकर अपने एक दोस्त के घर ले गया था, जहां निकाह का सारा इंतजाम किया गया था, और फिर उसके दोस्तों की मौजूदगी में हम दोनों ने निकाह कर लिया था। निकाह के बाद महद अपने दोस्तों से मिलकर मुझे दूसरे शहर ले आया था, जहां पहुंचने में हमें 4 घंटे लगे थे। यहाँ उसने किराए पर मकान ले लिया था, जहां हम दोनों रहने लगे थे। मैंने और महद ने अपनी मोहब्बत पाली थी और हमें लगा था कि जिंदगी अब आसानी से गुजरेगी, कि मोहब्बत हो तो किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत। मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरा यह ख्याल गलत साबित होने लगा था, क्योंकि मोहब्बत के अलावा पैसों की भी ज़रूरत होती है, जिसके सहारे ज़िंदगी गुजारी जाती है। महद सारा दिन नौकरी की तलाश में सरगर्दा रहता और मैं सारा दिन घर के कामकाज में मसरूफ़ रहती। महद के पास जो पैसे थे उसने उनसे घर का किराया दे दिया था, जबकि मेरे पास जो पैसे थे उससे घर का राशन और कुछ ज़रूरी सामान डलवा लिया था, ताकि हमें वहाँ रहने में आसानी हो। हमें यहाँ आए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था, मगर अभी तक महद को नौकरी नहीं मिली, तो उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी, जिसके बायस उसके कई दोस्त बन गए थे। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। मैं अपने अब्बा की बेहद लाडली थी और उन्होंने मुझे किसी भी काम को हाथ तक न लगाने दिया था। मेरे सारे कामों के लिए एक मुलाजमा मखसूस थी, जो मेरे सारे काम करती। मैंने अपने तो क्या, कभी भाइयों की भी काम नहीं किए थे और उन्हें पानी का गिलास तक उठा कर न पिलाया था। लेकिन यहाँ मुझे ना सिर्फ काम करने पड़ते थे, बल्कि शौहर की खिदमत भी करनी पड़ती। मेरे अब्बा ने कहा था कि महद मुझे वो आसाइशें नहीं दे पाएगा जिनकी मैं आदी थी, और इस बात की मुझे अब समझ आ रही थी, मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। पानी सर पर से गुजर चुका था। आहिस्ता आहिस्ता महद का मिजाज भी बदलने लगा था और वो महबूब से अब शौहर जैसा रवैया रखने लगा था। मैं दिन रात अपने शौहर महद की खिदमत करती, लेकिन रात होते अब महद अपने कई दोस्तों को घर लाने लगा था, जिनके लिए मुझे ढेर सारा खाना बनाना पड़ता। कि महद का कहना था कि खाना खाए बगैर जाने देना बुरा लगता है। रोज़ का अब यही मामूल हो गया था। मैं ना सिर्फ शौहर की खिदमत करती, बल्कि उसके दोस्तों के लिए ढेर सारा खाना भी बनाती। महद जो पैसे कमाता वो सब इसी में उड़ा देता। आहिस्ता आहिस्ता घर के खर्चे चलाने के लिए मेरे जेवर भी बिक गए। मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती, जिसमें मुझे कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई थी और न ही किसी चीज़ के लिए तरसना पड़ा था। मुझे अब अपने अब्बा की बातें सही लग रही थी। उनका फैसला सही लग रहा था।
जो उन्होंने मेरे लिए किया था। मेरी महज से मोहब्बत कम तो नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे पछतावा होने लगा था। मुझे अपनी पिछली जिंदगी याद आती तो फूट फूट कर रोने लगती। मुझे अपने घर वाले, माँ बाप और भाई भी याद आने लगे थे। दिन पर दिन इसी तरह गुजर गए और हमें यहाँ आए हुए कई महीने हो गए। ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरे शौहर के पास घर का किराया देने को पैसे न थे। हम दोनों ही परेशान से बैठे हुए थे। मेरे पास अब कोई जेवर भी ना था कि उसे बेचकर ही हम मकान का किराया दे देते। तो महद ने कहा था कि मालिक मकान ने किराया जल्दी मांगा है। मेरा शौहर महद बहुत परेशान सा होकर बैठा हुआ था। मैं भी उसके करीब ही बैठी हुई थी। अचानक मेरे शौहर ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज से तू कोई काम नहीं करेगी, बस आराम करेगी। उसकी बात सुनकर मैं बेहद हैरान हो गई कि आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं कहा था, न ही कभी मेरे साथ काम में हाथ बटाया था। और आज वो कह रहा था कि आज से मैं कोई काम नहीं करूंगी। ये बात मेरे लिए बायस हैरत थी और उसकी इस बात पर मैं इसीलिए हैरान थी कि आज मेरे शौहर को हो क्या गया है। मगर ऐसा क्यों? मैं काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैंने उलझ कर पूछा तो उसने कहा, तू इस बात की फिक्र मत कर, बस तू कोई काम नहीं करेगी और सिर्फ आराम ही करेगी। मेरे शौहर महद ने दूर टूक अंदाज में कहा तो मैं सारी बातों को नज़रअंदाज करके सर हिला गई। उस दिन से ही सब कुछ बदल गया। मुझे ज़िंदगी जन्नत लगने लगी क्योंकि मेरा शौहर मुझे ज़मीन पर पांव तक न रखने देता। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि महद मुलाजमा रख लेता, तो जो घर के काम करती तभी महद ने खुद ही सारे घर के काम करने शुरू कर दिए। वो अपने काम पर भी नहीं जाता था। सुबह सवेरे उठता, नाश्ता बनाता, मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाता, फिर घर के काम करता जिसमें सफाई सुथराई, बर्तन धोना, किचन साफ करना, गंदे कपड़े धोना, उनको सुखाना वगैरह शामिल था। उसके बाद दोपहर को खुद ही खाना बनाता और फिर शाम को खाना बनाने के साथ किचन वगैरह साफ करता और रात को मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर सुला देता। मैंने कई बार उसे मना करना चाहा था, मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, बल्कि सख्ती से टोक दिया था कि जो वो कर रहा है उसे करने दो। वो रोज़ रात को अपने हाथ से मुझे खाना खिलाकर सुला देता। ऐसा लगता था जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो खुद से खाना भी नहीं खा सकती। लेकिन मैं क्या करती, महद मेरी एक भी नहीं सुनता था। मैं रोज़ महद के हाथ से खाना खाकर सो जाती, मगर जब सुबह उठती तो मुझे अजीब सी तकलीफ का एहसास होता। ऐसा लगता जैसे मेरा पूरा जिस्म फोड़ा बन गया हो। मैं इस बात को नज़रअंदाज करने लगी, ये सोचकर कि पहले मैं चलती फिरती रहती थी और अब सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। शायद इसीलिए मुझे तकलीफ होती है। लेकिन रोज़ रोज़ मेरे साथ यही होने लगा था। महद रोज़ मुझे रात को खाना खिलाकर सुला देता, लेकिन जब अगली सुबह मैं जागती तो पूरा जिस्म शदीद तकलीफ में मुब्तला होता, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और ये सब तब से ही शुरू हुआ था जब से महद ने रात को खुद मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर सुलाना शुरू किया था। सोने के बाद क्या होता था अगले दिन मुझे याद नहीं रहता था। मुझ पर हर वक्त कमज़ोरी छाई रहती थी। ऐसी कमज़ोरी पहले भी होती थी, लेकिन अब ये कमज़ोरी और तकलीफ बढ़ने लगी थी। उस दिन के बाद से मैंने देखा था कि महद भी मुतमईन रहने लगा था। घर का किराया देने की अब उसे कोई फिक्र नहीं थी और घर का राशन वगैरह कहाँ से आ रहा था ये भी मैं नहीं जानती थी। अपने शौहर की बदलती हालत देखकर मुझे शक होने लगा था और ऐसा लगने लगा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। लेकिन क्या, यही बात तो मुझे जाननी थी। उसके बारे में मुझे बेहद बुरे बुरे ख्यालात जहन में आने लगे थे, जैसे मेरे सोने के बाद मेरे साथ कुछ बुरा होता है और इस सब में महद का हाथ है। लेकिन अभी मुझे महद पर सिर्फ शक था, मगर सोच सोच कर ही मुझे बेहद खौफ महसूस हो रहा था कि महद मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। उसकी बदलती हालत मेरी आंखों के सामने थी, फिर कैसे ना उस पर शक करती। वो मुझसे अपनी खिदमतें करवाता था और अब खुद मेरी खिदमतें कर रहा था, वो भी बिना माथे पर एक भी शिकन लाए। तो फिर मैं शक किए बिना कैसे रह पाती। ऐसे ही करते करते 2 हफ्ते गुजर गए थे और इन 2 हफ्तों में मैं बेहद कमज़ोर होने के साथ साथ परेशान भी हो चुकी थी। अब मुझे पता लगाना था कि मेरा शक सही है या गलत। तभी एक दिन मंसूबे के मुताबिक मैं खाना अपने कमरे में ले गई कि आज खुद खाऊंगी। मेरा शौहर बर्तन धोने लगा, जबकि मैंने कमरे में आकर वो सारा खाना शॉपर में डालकर डस्टबिन में डाल दिया और फिर जाकर बिस्तर पर लेटकर झूठ मूठ कर सो गई। अभी मुझे आंखें बंद करके लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरी जान निकल गई, क्योंकि मुझे कमरे के बाहर एक आदमी और एक औरत की बोलने की आवाज़ें आ रही थी, जिनमें मेरे शौहर महद की आवाज़ें भी शामिल थीं। वो क्या बात कर रहे थे मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक मर्द और एक औरत की आवाज़ सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि महद मेरे बदले उनसे पैसे बटोर रहा है। यह सोचकर मेरी आंखें नम हो गई कि महद ने इस बात की भी परवाह न की कि मैं उसकी इज्जत थी। मेरी बदगुमानी बढ़ती जा रही थी और दिल कर रहा था कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। जिस महद के लिए मैंने अपना घर, अपने माँ बाप और आसाइशों भरी जिंदगी छोड़ दी, वही महद मेरी इज्जत बेचकर पैसे बना रहा है।
इससे पहले कि मैं उठकर वहां से भागती, तभी कमरे का दरवाजा खुला और वो तीनों लोग अंदर दाखिल हुए। मैं अपने आंसुओं पर काबू पाकर वैसे ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करके लेटी रही। महद अब उस मर्द से मेरी सेहत के बारे में बातें कर रहा था, जिस पर मुझे ताज्जुब हुआ। वो आदमी उसे कुछ बता रहा था कि ठीक होने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि अभी ब्लड ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है। डॉक्टर का जवाब सुनकर मुझे ताज्जुब हुआ, लेकिन तभी किसी नर्म से हाथ ने मेरी कलाई थामी और कोहनी के करीब से मेरा बाजू मसलने लगी। वो शायद वही औरत थी। मुझे खौफ महसूस होने लगा, मगर बर्दाश्त करके पड़ी रही। तभी मुझे कोहनी के ऊपरी तरफ सुई चुभती हुई महसूस हुई, जिसके बाद जहां सुई चुभ हुई गई थी वहां टेप लगाई गई और फिर कुछ खटपट की आवाजें सुनाई दी। मैंने सुई की चुभन पर किस मुश्किल से मैंने दर्द बर्दाश्त किया था, मैं या मेरा खुदा ही जानता था। मेरी खौफ की शिद्दत में इजाफा हो गया था कि न जाने अब ये लोग मेरे साथ क्या करने वाले हैं। कुछ देर के बाद एक बार फिर मुझे सुई चुभी और काफी देर अंदर ही रही। या तो मुझे इंजेक्शन लगाया गया था या फिर मेरा खून निकाला गया था। महद मुसलसल डॉक्टर से मध्यम आवाज में कुछ पूछ रहा था। मैंने पलकों की झिरी से देखा तो मेरे करीब एक लड़की खड़ी थी, खूबसूरत और बेहद पुरवकार, जिसने खूबसूरत सा लिबास पहनकर दुपट्टे को अच्छे से सर पर जमा रखा था। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था। तभी उसने मुझे आंखें खोलते ना देखा। मेरे पास लोहे का एक स्टैंड रखा गया था, वैसा ही जिस पर ड्रिप वगैरह लटकाई जाती है। मैंने कदमों की आहट को अपने करीब महसूस किया तो तेजी से आंखें मींच ली। वो महद था जो मेरे पास आकर बैठा था और फिर मेरा सर सहलाने लगा था। कुछ देर बाद मेरे पास से उठ गया, उस मर्द और औरत के साथ बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो ये देखकर हैरत ज़दा रह गई कि मेरे बाजू पर कैनोला लगा हुआ था। एक तरफ कुछ दवाइयाँ पड़ी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। खटके की आवाज़ पर एक बार फिर मैं सोने का नाटक करने लगी। महद मेरे करीब आया, मेरे माथे को चूमा और बोला, फिक्र मत करो, तुम बिल्कुल पहले जैसी हो जाओगी। इतना कहकर वो उठा और फिर कमरे को बाहर से लॉक करके बाहर निकल गया। मैं तेजी से उठी, कैनुला निकाला और खड़ी हुई, मगर मेरा सर बुरी तरह से चकराया और नाक से खून निकलने लगा। मैंने खुद को संभाल कर नाक से बहता खून साफ किया और दूसरी चाबी लेकर लॉक खोलकर बाहर निकल गई। घर के बाहर आई तो महद मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। तभी मैं एक रिक्शे को रोककर उसका पीछा करने लगी। मुझे बेहद कमजोरी और बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन मैं जब्त करके बैठी रही। कुछ ही देर में वो एक सर्कस के बाहर रुका और गाड़ी खड़ी करके अंदर चला गया। मैं भी किराया देकर उसके पीछे गई, जहां कई लोग बैठे शायद सर्कस देखने ही आए थे। मेरे पास टिकट नहीं था। तभी मैं महद के पीछे गई, जहां वो एक कमरे में गया था। मैं चुपकर उसका इंतजार करने लगी और थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, लेकिन एक लम्हे के लिए मैं उसे पहचान ही न सकी, क्योंकि वो एक जोकर के गेटअप में था। उसने हाथ में कई गेंदें पकड़ रखी थी, जिन्हें वो ऊपर नीचे उछाल रहा था, मगर किसी माहिर की तरह नहीं कर पा रहा था। शायद वो प्रैक्टिस करता रहा था, लेकिन मुकम्मल तौर पर सीख नहीं पाया था। उसने मुझे नहीं देखा और फिर अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं भी उसके पीछे ही गई और दूर से उसे देखने लगी। वो स्टेज पर खड़ा मुख्तलिफ करतब दिखा रहा था। कई बार 4-5 गेंदों को एक साथ ऊपर उछालकर उन्हें कैच करते हुए और कभी एक पहिए वाली साइकिल पर चलते हुए, लेकिन वो एक भी करतब ठीक से नहीं कर पाया था। गेंदें बार बार नीचे गिर जाती और एक मर्तबा वो साइकिल से भी नीचे गिरा था। लोग उसके नाकाम करतबों को देखकर उसको बातें सुना रहे थे, उस पर मुख्तलिफ चीजें फेंक कर अपनी नागवारी का इजहार कर रहे थे, जिस पर जल्द ही उसे स्टेज से वापस बुलवा लिया गया। मैं ये सब देखकर ना सिर्फ हैरान और परेशान थी, बल्कि रो भी रही थी, क्योंकि इस बात का एहसास तो मुझे भी हो गया था कि वो ये सब पैसे कमाने के लिए कर रहा था। मैं बाहर आकर छुप गई, मगर उसका मालिक उसे बुरी तरह से डांट रहा था। वो उसके आगे हाथ जोड़ रहा था कि वो उसे काम से ना निकाले, बेशक पैसे कम कर दे। मैं बेआवाज रोती हुई महद को देख रही थी, जो पैसों के खातिर सर झुकाए इतनी बेइज्जती और जिल्लत बर्दाश्त कर रहा था। उसका मालिक उसे लान तान करके निकल गया तो वो कमरे की जानिब बढ़ने लगा। जब मैं दीवार की ओर से बाहर निकली, महद, मैंने उसे पुकारा तो वो झटका खाकर पलटा और मुझे देखकर दंग रह गया। क्यों किया ऐसा? तुम यहां क्यों पैसों के लिए जलील हो रहे हो? मैंने रोते हुए पूछा तो वो सर झुकाए बिना कोई जवाब दिए कमरे में चला गया और कुछ देर बाद अपने पहले वाले नॉर्मल हुलिये में वापस आया। मेरा हाथ पकड़कर मुझे मोटरसाइकिल पर बिठाकर घर ले आया। मजबूर हो गया था मैं। महद ने कमरे में लाकर मेरे बाजू पर ड्रिप वापस लगाकर मुझे लेटाकर कहा, कैसी मजबूरी? और ये सब क्या है? मैंने हैरत से कैनुले और ड्रिप की तरफ इशारा करके पूछा। मुझे घर से भागने से पहले सोच लेना चाहिए था कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकूंगा या नहीं, लेकिन मैंने नहीं सोचा और नाकाम रह गया। कई दोस्त बनाए, उनकी दावतें की ताकि सिफारिश के जरिए कहीं कोई अच्छा काम हासिल कर सकूं,
मगर उसमें भी नाकाम रहा। और फिर मजदूरी की, मगर कमाई कम थी। उस पर तुम्हारी बीमारी। महद ने इतना कहकर बात अधूरी छोड़ी, जबकि मैं बीमारी के जिक्र पर ना सिर्फ हैरान हुई बल्कि चौंक भी उठी। कैसी बीमारी? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें ब्लड कैंसर है, और इस बात का पता मुझे उस दिन चला जब हम गायनी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। तुम्हारे ब्लड टेस्ट हुए तो ये बीमारी सामने आई। इसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती थी। अभी ये बीमारी ज़्यादा फैली नहीं थी, बस तुम्हारा थोड़ा सा खून ही मुतासिर हुआ था, क्योंकि अभी ये फर्स्ट स्टेज पर थी। मुझे मालूम था तुम्हें इल्म हुआ तो तुम्हें बहुत गम होगा, तभी तुम्हारा चोरी छुपे इलाज करवाने लगा। तुम्हारे खाने में नींद की गोली मिला देता और तुम बेहोश हो जाती। डॉक्टर ने 3 बार तुम्हारे ब्लड की सफाई की, जिसका सारा सामान अस्पताल से मैं घर पर ले आया था। तभी तुम्हारी तबीयत कुछ खराब रहने लगी थी। ये इलाज 3 महीने चलेगा। दिन में कामों से फारिग होकर मजदूरी और रात को सर्कस में काम करके तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कमा रहा था, मगर तुम्हें सब पता चल गया। वो चुप हुआ तो मैं रोते हुए उसके गले जा लगी कि अपने जान से प्यारे शौहर के बारे में मैं कितनी बदगुमान हो गई थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी। अपनी बीमारी से ज़्यादा मुझे उसकी हालत पर दुख हो रहा था। वो रात मैंने यूं ही रोते हुए गम में गुजारी। अगले दिन महद मुझे बिना बताए हुए वापस ले आया और मुझे मेरे मैके छोड़ दिया, जिस पर मैं बेयकीन रह गई। मगर उसका कहना था कि अगर मैं उसके पास ही रही तो मर जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा इलाज करवाने में नाकाम हो रहा है। मेरे बाप और भाई मुझे देखकर बेहद गुस्सा हुए, मगर जब उन्हें मेरी बीमारी का पता लगा तो वो नर्म पड़ गए और मेरा इलाज करवाने लगे। 3 महीने मैंने अपने मैके में गुजारे और फिर चौथे महीने अपने घर वालों की मर्जी से महद के पास आ गई। महद से ज़्यादा मुखलिस हमसफ़र मुझे कहीं नहीं मिल सकता था। महद के घर वालों ने भी मुझे कबूल कर लिया। उसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरा और महद का निकाह हो चुका था। मेरे बाबा ने महद को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया, जिससे हमारी ज़िंदगी पुरसुकून और बेहतर अंदाज में गुजरने लगी। कभी कभी माँ बाप के फैसले औलाद की बेहतरी के लिए ही होते हैं, लेकिन औलाद अपनी जवानी के जोश में खुद को सही और अपने वालिदैन को गलत समझती है, जैसे मैंने किया। मगर शुक्र था कि खुदा ने मुझे महज जैसे मुखलिस शख्स से नवाज दिया था, जिसके साथ आज मैं बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।